हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं तरंग के बारे में। और तरंग को समझने से पहले, क्योंकि जो हमारा पिछला लेक्चर सीरीज था वो था ऊष्मा और ऊष्मागतिकी पर, उससे पहले हमने यांत्रिकी पर आधारित कुछ लेक्चर सीरीज को तैयार किया था। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब हमारा एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाला है जिसको कि हम लोग तरंग के नाम से रखेंगे। तरंग को समझने से पहले हमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने जरूरी होते हैं, क्योंकि तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जहां पर कि कंपन और दोलन के आधार पर ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इसको समझने से पहले हमें दोलन और कंपन को समझना होगा और सरल आवर्त गति को समझना होगा। सिंपल पीरियोडिक मोशन को समझना होगा, पीरियोडिक मोशन को समझना होगा, वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन को समझना होगा। इन सब इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते समझते हम लोग वेव के साथ चलेंगे। तो जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कंपन या दोलन या आवर्त गति की बात करनी है। ठीक है, तो कुछ दिन गैप हो गया है वीडियो में, तो अब वापस रिपीट करते हैं हम लोग कि हम लोग वापस से चलेंगे एक साथ। तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए आवर्त गति की। दोलन और कंपन को समझने से पहले हमें आवर्त गति को समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जो एक पोजीशन पर खड़ी है और उस पोजीशन से आगे जा रही है, फिर वापस पीछे आ रही है, फिर थोड़ा पीछे जा रही है, फिर वो बीच में आ रही है, फिर वो आगे जा रही है। जब इस प्रकार की गति होती है जिसमें कि कोई कण या पिंड जो है वह अपनी गति को बार बार एक ही जगह पर दोहराता रहता है, रिपीटेशन करता रहता है। जो पीरियोडिक मोशन होता है, जो आवर्त गति होती है, उसमें कहता है कि जब कोई कण या पिंड जो है किसी एक बिंदु के इर्द गिर्द या आगे पीछे गति करते रहती है, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर, क्या कह रहा हूं, एक निश्चित समय अंतराल पर वह अपनी गति को दोहराता है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस मार्कर को हम लेते हैं, ये मार्कर यहां गया, फिर वापस यहां आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये क्या कर रहा है, एक निश्चित समय में अपने गति को बार बार दोहरा रहा है। तो इस मार्कर की अभी किस प्रकार की गति है, तो क्या कहेंगे, इसको आवर्त गति है, पीरियोडिक मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन में जितना समय इसको लग रहा है, जो समय इसको एक बार अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति पर जाने में लग रहा है और दूसरी से जब अपनी स्थिति पर आएगा, तो यहां पर कहता है कि वह आवर्त काल, जितने डिस्टेंस पर वो, जितने टाइम में वो अपने स्पीड, अपने गति को, मोशन को रिपीट करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, आवर्त काल। तो देखते हैं इसको कि आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो वह गति, वह मोशन जिसमें कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर एक निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम पीरियड में, फिक्स्ड टाइम में या फिक्स्ड टाइम पीरियड में पर और एक निश्चित पथ पर, पथ भी निश्चित होना चाहिए, जो पाथ है, पथ मतलब इंग्लिश में कहते हैं पाथ, पाथ भी इसका निश्चित होना चाहिए, तय होना चाहिए, इसी पाथ पर ये आगे पीछे चलेगा। तो कहता है कि निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, अपनी गति को बार बार रिपीट करता है। दोहराना मतलब रिपीट करना, ठीक है। तो अपनी गति को जब एक ही पथ पर और निश्चित समय अंतराल पर दोहराता है, इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। कहता है कि जिस समय बाद, जितना समय बाद वह अपनी गति को दोहराता है, उस समय को आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, तो जिस समय अंतराल में वह अपनी गति को वापस दोहराने लगेगा, मतलब एक बार गया, फिर आया, फिर गया, क्या कर रहा, फिर उसी चीज को दोहराना शुरू कर दिया, इसको क्या कहते हैं, आवर्त काल। और आवर्त काल को हम कह सकते हैं कि एक दोलन या कंपन पूरा करने में कितना समय लगा। एक दोलन या कंपन पूरा करने में
लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल तो इतना समझिए कि जिस समय बाद गति का पुनः दोहराव होता है, मतलब रिपीटेशन होता है, उस समय को आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहते हैं। अब समझना है जो आवर्त गति होती है, उस आवर्त गति में आता है आपका कंपन या दोलन। कंपन को अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं, दोलन को ऑक्सीलेशन कहते हैं। और इस प्रकार की गति जो होती है वाइब्रेटरी मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है। हमने अभी यहां पर सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन मेंशन किया है, तो याद रखिएगा कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों होता है। तो समझिए वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए किसी पिंड को हमने किसी एक रिजिड पॉइंट से लटका दिया। रिजिड पॉइंट से लटका दिया, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक माउस है ना, और इस माउस को हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट से इसको लटका दिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, इसका जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में हम कहते हैं कि ये अपनी माध्य स्थिति में मीन पॉइंट पर है, क्योंकि इसके ऊपर अभी किसी तरह का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि हम इसको बाहर खींचते हैं। तो हमने क्या किया, एक बल लगाया, बल से इसको क्या किया, बाहर खींचा और इसको छोड़ा। तो क्या कर रहा है, एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार एक पॉइंट से, जो मीन पॉइंट है इसका ये वाला, इससे आगे पीछे ये दोलन कर रहा है। इसी प्रकार की गति जब होती है तो इसको कहते हैं दोलन या कंपन गति। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु या कण, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पार्टिकल हो, कोई पिंड हो, अपनी साम्यावस्था मतलब अपने मीन पॉइंट से, ये जो स्थिति है जिसमें कि वस्तु जो है पर कोई बल नहीं लगता है, कोई प्रत्यानयन बल भी नहीं लगता है, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है, उस स्थिति पर रहती है, साम्यावस्था में है और उसके इर्द गिर्द गति करता है। उसके इर्द गिर्द मतलब आगे पीछे या दाएं बाएं गति करता है। तो इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। ठीक है, दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। अब यहां पर कहता है कि जब आयाम बहुत कम होता है उसे कंपन कहते हैं। आयाम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है, आयाम को अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं। याद रखिएगा कि जब इस मीन पॉइंट से मैक्सिमम कितना विस्थापन किया, अगर हम इस मीन पॉइंट से इसका जो विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, तो मीन पॉइंट से वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसी को एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। तो आयाम अगर बड़ा है, आयाम अगर जिस गति का, जिस सरल आवर्त गति का आयाम बड़ा है, उसको हम लोग दोलन कहते हैं। और जिस आवर्त गति का आयाम जो है बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है, इसको हम लोग कंपन कहते हैं। तो वही चीज यहां पर मेंशन है कि जब आयाम, जब एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, माइनर होता है, उसे कंपन कहते हैं। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपन कहेंगे। और जब आयाम अधिक होता है, जब डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी माध्य स्थिति से अधिक होगी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, दोलन कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर दोलन और इसको समझने में माध्य स्थिति, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसके बाद हमें सरल आवर्त गति पर चलना है, सिंपल पीरियोडिक मोशन पर चलना है। उससे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि माध्य स्थिति क्या होती है, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्टोरिंग फोर्स है या प्रत्यानयन बल, आयाम है, आवर्त गति है, आवृत्ति है या कोणीय आवृत्ति। इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेना जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग माध्य स्थिति के। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेंडुलम है। ये क्या है, हमारा एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम का एक धागा है। ये पेंडुलम के धागा पर यहां पर कोई लोलक बंधा हुआ है, कोई एक गोला बंधा हुआ है। मान लीजिए ये एक धातु का लोहा है, और एक ये जो धागा है बहुत ही कम वजनीय, मतलब जिसका कि वजन जो है, जो भार है, जो द्रव्यमान है, वो नगण्य लगभग मान के चलिए। ठीक है, और यह एक फिक्स्ड पॉइंट से यहां से बंधा हुआ है, और यह फ्रीली मूव करने के लिए अलाउएबल है। अब यहां पर जिस पॉइंट पर ये रहता है, जिस पॉइंट पर बिना किसी फोर्स लगे हुए ये है, अकॉर्डिंग टू जब यहां से नीचे खींचेगा तो क्या कहलाएगा, mg फोर्स लग रहा है इसको नीचे खींचने के लिए। तो क्या होगा, यहां पर ये जिस स्थिति में अभी है उसी को कहते हैं माध्य स्थिति, द मीन पॉइंट। मतलब यहां पर क्या लिखा है, माध्य स्थिति वह बिंदु है जहां वस्तु या पिंड का प्रत्यानयन बल का मान
शून्य होता है और यहां वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। अब यहां पर प्रत्यानयन बल आ गया और यहां पर स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा तो हमें पता है, लेकिन प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो देखिए, जब हम इसको बाहर की ओर खींचते हैं और हमने छोड़ा, धीरे 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 ये क्या हो जा रहा है कि स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने में देखिएगा यहां पर ध्यान से, जब इसको हम बाहर की ओर खींचते हैं और इसको छोड़ते हैं, इस पॉइंट से जहां पर ये मैक्सिमम, ये जो पॉइंट कहलाएगा ना, इसको कहते हैं चरम बिंदु या एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को किसी मीन पॉइंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो कहलाता है चरम बिंदु या मीन या फिर एक्सट्रीम पॉइंट। तो जब हम इसके मीन पॉइंट से जो मध्य स्थिति है उससे हम इसको डिस्प्लेस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर या फिर इसको चरम बिंदु तक विस्थापित करते हैं, तो यहां से देखिएगा कि जब इसको हम छोड़ेंगे तो इस पॉइंट से वापस से इसको माध्य स्थिति पर ले जाने के लिए एक फोर्स एक्ट करता है। यहां से जब हम इसको यहां से छोड़े तो इसको अपने मीन पोजीशन पर ले जाने के लिए एक बल कार्य करता है, एक फोर्स एक्ट करता है। इसी फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं। यहां पर देखिए प्रत्यानयन बल है कि प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स वह फोर्स होता है जो पिंड या वस्तु को उसकी माध्य स्थिति में लाने के लिए लगता है। मतलब जब किसी वस्तु को हम दोलन करवा रहे होते हैं तो दोलन के समय वस्तु को उसकी माध्य स्थिति में लाने वाला जो बल कार्य कर रहा है उसी को उसका प्रत्यानयन या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्प्रिंग को अगर हम बांध देते हैं कहीं पर, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी रिजिड बॉडी से, किसी स्प्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं और इसको बाहर की ओर खींचते हैं, तो ये जो पॉइंट है जिस स्थिति को कहते हैं, इसको कहते हैं माध्य स्थिति, मीन पॉइंट, और इसको बाहर खींचते हैं तो वापस से इसके विपरीत जो है एक बल कार्य करने लगता है। देखिएगा कि विस्थापन जिधर हो रहा है, विस्थापन तो इधर ही हो रहा है ना, तो विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, प्रत्यानयन बल लग रहा है। मतलब रिस्टोर करने वाला जो फोर्स है हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम मैक्सिमम विस्थापन कर लेंगे तो यहां से जो फोर्स इसको खींचने का कोशिश करेगा वही प्रत्यानयन बल होगा। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात कर रहे थे कि उसका स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा, मीन पॉइंट पर जो यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान होगा जिसको कि हम लोग स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, वह भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगला पॉइंट आता है हमारा आयाम का, जिसको कि हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब यह आयाम क्या है, तो आयाम को समझते हैं हम लोग। देखिएगा कि यहां पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ना, इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मध्य मतलब कि माध्य स्थिति जो मीन पॉइंट है, उस मीन पॉइंट से कितना मैक्सिमम ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसका आयाम कहेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है वो है आपका आवर्त काल, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक दोलन या कंपन पूरा करने में लगा समय। मतलब जब इसको कंप्लीट दोलन करना, एक बार यहां से छोड़ा, वापस यहां पे गया और वापस यहां पर आ गया, एक दोलन पूरा करने में इसको कितना समय लग रहा है, यही इसका क्या कहलाएगा, आवर्त काल। इसको 1/n से दर्शाया जाता है। याद रखिएगा आवर्त काल को जो है वो 1/n से दर्शाया जाता है, या फिर 1/n होता है। आवर्त काल को t द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, t बराबर 1/n। अब यहां पर बात करते हैं आवृत्ति की, जिसको अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब अगर ये दोलन कर रहा है, अगर ये दोलन कर रहा है तो दोलन करती हुई वस्तु एक सेकेंड में, क्या कह रहा हूं, एक सेकेंड में नंबर ऑफ दोलन, मतलब कितना बार ये इधर से उधर, उधर से इधर होने लगा, एक सेकेंड में दोलनों की संख्या को उसकी
आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में कण या पिंड के दोलनों की संख्या, मतलब एक सेकेंड में कितने बार यह दोलन कर लेगा, यह पिंड या कण या कोई भी वस्तु, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको कहेंगे उसकी आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। आगे अगर हम देखेंगे तो कोणीय आवृत्ति क्या होता है? तो यदि आवर्त गति कर रहे वस्तु, जो आवर्त गति कर रहा होता है, जो पीरियोडिक मोशन में होता है जो ऑब्जेक्ट, उसमें कहता है कि आवृत्ति को 2 पाई से गुना कर दिया जाए। 2 पाई मतलब होता है 2 पाई, रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कहता है कि यदि आवर्त गति कर रहे कण की आवृत्ति को, जो फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितना दोलन करता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको 2 पाई से गुना कर दिया जाए तो कण का कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी कण या पिंड के नंबर ऑफ दोलन्स की संख्या जो एक सेकंड में करता है उसको 2 पाई से गुना कर देंगे तो वो जो मान आएगा वही मान क्या कहलाएगा? उसका कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मेरे ख्याल से इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या क्या हमने देखा? सबसे पहले हमने आवर्त गति को समझा, पीरियोडिक मोशन, उसके बाद हमने कंपन दोलन गति को समझा जिसको ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि माध्य स्थिति होती है, जो कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल है, आयाम है, आवर्त गति है, आवृत्ति है या कोणीय आवृत्ति है, इसको हमने समझा। अब यहाँ पर देखिए कि कहता है कि जब दोलन करता है, मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट से ये अटैच है एक लोलक, अब यहां से इसको हम खींचते हैं, जिस पॉइंट पर खींचते हैं उसको चरम बिंदु कहते हैं, और जिस पॉइंट पर यह अपनी स्थिति में रहता है उसको माध्य स्थिति या मध्यमान बिंदु या मीन पोजीशन कहते हैं, मीन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इधर भी जो पॉइंट होगा इसको एक्सट्रीम पोजीशन या चरम बिंदु कहते हैं। मेरे ख्याल से जो मुख्य मुख्य बिंदुएं थी इसकी क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।